दिवालिया खाते से संबंधित हमारा ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 का है। दिवालिया खाते भाग 2 या इंसॉल्वेंसी अकाउंट पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। जो न्यूनता खाता या डेफिशिएंसी अकाउंट है ये क्या है कि जब इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है तो एप्लीकेशन के साथ में दो स्टेटमेंट या अकाउंट दिए जाते हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा डेफिशिएंसी अकाउंट होता है। डेफिशिएंसी अकाउंट वो यह दर्शाता है, यह विवरण है कि व्यक्ति क्यों दिवालिया हुआ, दिवालिया होने के पीछे उसके क्या कारण हैं, इन कारणों को दर्शाता है डेफिशिएंसी अकाउंट। दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो असेट्स और लाइबिलिटी का डिफरेंस से होता है, लाइबिलिटी ज़्यादा असेट्स कम होती है तो उसको लिस्ट एच में दर्शाता है और ये उसका डिटेल है। तो जो बैलेंस है उसका लिस्ट एच का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का वो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखा जाता है, या डेफिशिएंसी अकाउंट का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखा जाता है तो डेफिशिएंसी अकाउंट अपने आप इनका टोटल इक्वल हो जाता है। तो डेफिशिएंसी अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर, पहला क्वेश्चन है क्यों ये बनाया जाता है, रीज़न फॉर इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होने के कारणों के लिए बनाते हैं। दूसरा है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया व्यक्ति है कितना वो अपने व्यापार में अपने रोजगार में पैसा लगाया था उसको दर्शाता है। और अमाउंट लॉस्ट बाय इंसॉल्वेंट, यानी व्यक्ति के द्वारा कितनी हानि उठानी पड़ी है, व्यक्ति को दिवालिया व्यक्ति को कितनी हानि उठानी पड़ी है। ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये तीनों कारण होते हैं, दर्शाता है कौन सा, दिवालिया। ये डेफिशिएंसी अकाउंट यानी न्यूनता खाता या कमी का खाता कहते हैं। तो कमी के खाता बनाया जाता है दिवालियापन के कारणों के लिए, नंबर 1। दूसरा दिवालिया व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी के लिए भी बनाया जाता है। और तीसरा है दिवालिया व्यक्ति को हुई हानि के लिए। इस तरीके से उपरोक्त सभी कारण इसमें हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइवेट असेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन आर शोन इन द असेट साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेफिशिएंसी अकाउंट, या जो है तीसरा आपका इसमें है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, यानी दिवालिया व्यक्ति की निजी संपत्तियों को कहाँ पर दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अगर वो संपत्ति कहीं बंधक नहीं रखी गई है तो लिस्ट ई में दर्शाते हैं। दूसरा डेफिशिएंसी अकाउंट के बाएं पक्ष में, यानी बाएं पक्ष में दिखाते हैं, या कहाँ पर दिखाते हैं, लेफ्ट साइड में। तो उसके बाद यानी दोनों काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी होगा, दोनों ए और बी, यानी बोथ ए एंड बी। आंसर इसका क्या होगा, दिवालिया व्यक्ति की निजी संपत्ति को दिखाने का स्थित विवरण के असेट साइड में और डेफिशिएंसी अकाउंट के लेफ्ट साइड में। इसके बाद है तीसरा कि प्राइवेट लाइबिलिटीज़, जैसे प्राइवेट असेट्स हैं उसी तरीके से प्राइवेट लाइबिलिटीज़ आर शोन क्यों दिखाई जाती हैं, कहाँ पर दिखाई जाती हैं, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो लाइबिलिटी साइड है, अगर कहीं कुछ संपत्ति इनके बंधक उसके अगेंस्ट में नहीं रखी है तो लिस्ट ए में शामिल करते हैं, या जो है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेफिशिएंसी अकाउंट, न्यूनता खाते के दाहिने पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि ये दिवालिया व्यक्ति के लिए एक तरीके से लॉस होती है, हानि होती है। तो किधर दिखाते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट साइड में दाहिने पक्ष में, और असेट साइड के उसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लाइबिलिटी साइड में। इस तरीके से दो जगह इसको प्राइवेट लाइबिलिटी को दिखाते हैं, यानी आंसर इसका सी होगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन जो है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर, पूर्वाधिकार लेनदार कौन से हैं, कि गवर्नमेंट ड्यूज, जो सरकारी बकाया है, सरकार को रकम जितनी दे होती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी लिस्ट डी में शामिल किए जाते हैं। जैसे टैक्स है, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है। इसके बाद जो है इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, या हाउस टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ये सब गवर्नमेंट ड्यूज आते हैं। कंपनसेशन पेबल अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत किसी कर्मचारी को अगर कंपनसेशन देना है तो वो कंपनसेशन जो है प्रेफरेंशियल होगा। इसमें जो सुपरवाइजरी वर्क या जो मैनेजरियल
स्टाफ होते हैं वो नहीं शामिल किए जाते हैं, बल्कि केवल वर्कमैन स्टाफ यानी कर्मचारी वर्ग ही शामिल किए जाते हैं। सैलरी एंड वेजेस पेबल अप टू सर्टेन लिमिट, यानी दोनों दिवालिया अधिनियमों में आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 हो या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 हो, दोनों में एक लिमिट तक सैलरी और वेजेस जो हैं वो प्रेफरेंशियल होती हैं। तो प्रेसिडेंसी शहर में सैलरी जो है 300 रुपये पर एम्प्लॉई के हिसाब से और वेजेस 100 रुपये के हिसाब से पर एम्प्लॉई के जो एप्लीकेशन देने के पिछले 4 महीने के अंदर बकाया है वो प्रेफरेंशियल होता है, जबकि प्रोविंशियल में दोनों सैलरी एंड वेजेस 20 रुपीज़ 20 रुपये प्रेफरेंशियल होते हैं। तो इस तरीके से सरकार को देय राशियाँ क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति, एक निश्चित रकम से देय मजदूरी और वेतन, ये सब जो है पूर्वाधिकार होते हैं। इसके बाद है 5वां कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज शोन, यानी कि जो संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान है देनदारों में से बुक डेब्ट्स में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस किया जाता है बैलेंस शीट में से, उसको हम जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हैं तो किधर लिखते हैं। तो जो डेटर्स होते हैं, बुक डेब्ट्स होते हैं, उनकी 3 कैटेगरियाँ बनाई जाती हैं, एक गुड, डाउटफुल और बैड। तो जितना अमाउंट इनसे मिलने वाला है वो लिस्ट एफ के अंतर्गत गुड में 100%, उसके बाद बैड डाउटफुल में जितना परसेंट मिलने वाला है वो लिखते हैं और बैड में बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका जो प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेब्ट्स का, वो प्रोविज़न हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में न लिख करके बल्कि लिखते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट के राइट साइड में, राइट साइड नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, बाएं पक्ष में लिखते हैं, जिसको एक तरीके से आप डेबिट साइड भी कह सकते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम कहाँ लिखते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट के बाएं पक्ष में, यानी न्यूनता खाते को बाएं पक्ष में दिखाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। इसके बाद है ड्राइंग ऑफ द इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया व्यक्ति का जो आहरण है उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, एक लॉस होता है, इस लॉस को हम उसमें डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखते हैं, किस साइड में, राइट हैंड साइड में यानी दाएं साइड में। तो आहरण अंडर द एक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिस्ट ए में क्या दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। इसके बाद सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट के बाएं पक्ष में दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो क्या इसमें आंसर होगा, नंबर बी होगा, राइट साइड ऑफ द डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी दिवालिया व्यक्ति के आहरण को न्यूनता खाते के दाएं पक्ष में दिखाते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि वेजेस वेयर आउटस्टैंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1500 इन कोलकाता इन रेस्पेक्ट ऑफ ए लेबर, एक श्रमिक के, एक मजदूर के संबंध में 1500 रुपये की मजदूरी बकाया है, वो भी कहाँ बकाया है, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है, 1909 लागू होता है। वहाँ पर जो मजदूर की मजदूरी होती है वो 100 रुपये प्रेफरेंशियल होती है। इसमें जो दिया गया है, हैंस द अमाउंट टू बी शोन इन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए, कितना लिस्ट ए में शामिल करेंगे। यहाँ पर प्रांतीय दिवालिया अधिनियम यानी कि नहीं, ये कोलकाता में है तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा, तो प्रेसिडेंसी टैक्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में 100 रुपया इनका प्रेफरेंशियल हो जाएगा। 1500 में से 1400 रुपये को हम कहाँ पर लिखेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो इस तरीके से जो 7वें का आंसर लिस्ट सी, जो सी में दिया 1400 रुपये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट शामिल करेंगे कहाँ पर, ए में। इसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन में है कि स्त्री धन से दिए गए पत्नी द्वारा ऋण को माना जाता है, यानी लोन फ्रॉम वाइफ इफ गिवन फ्रॉम स्त्री धन इज ट्रीटेड एज, क्या मानते हैं, नॉट ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इट विल बी शोन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द डेफिशिएंसी अकाउंट और ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। पूर्वाधिकार लेनदार के रूप में मानेंगे या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रूप में मानेंगे या जो है लाइबिलिटी ही नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से इसका क्या आंसर होगा। अगर वाइफ का लोन स्त्री धन से दिया गया है, यानी वो अपने इनकम में से, अपने कमाई में से इनको दिया है,
तो वो लाइबिलिटी माना जाएगा। और कहाँ पर लिखेंगे इसको, लिस्ट ए के अंतर्गत असुरक्षित लेनदार माना जाएगा। इसके बाद 9वां है द डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज शोन। किस लिस्ट में दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लाइबिलिटी और असेट साइड के अंतर को। तो ये जो है आपका जो सूची यच में दिखाया जाता है, लिस्ट यच में दिखाया जाता है। यह दिवालिया व्यक्ति की कमी के खाते में दिखाया जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट के उस पक्ष में क्या पक्ष में डेबिट साइड यानी राइट हैंड साइड में दिवालिया व्यक्ति को दिखाते हैं, दिवालिया व्यक्ति की कमी को दिखाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ स्टेटमेंट अफेयर्स इज शोन। कहाँ पर, इसमें लिस्ट एच में दिखाते हैं, डेफिशिएंसी में भी दिखाते हैं, और इन द राइट साइड ऑफ द डेफिशिएंसी। इस तरीके से ये जो तीनों को चारों कथन सत्य है यानी ऑल ऑफ द एबव लिखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि निस्तारक को देय पारिश्रमिक कहाँ दिखाया जाता है। जो रिसीवर है यानी लिक्विडेटर्स है, रेम्यूनरेशन पेड टू लिक्विडेटर या रिसीवर इज शोन इन द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट ए में दिखाते हैं, या लिस्ट डी में दिखाते हैं, या डेफिशिएंसी अकाउंट में दिखाते हैं, या नन ऑफ दीज। यानी कि जो निस्तारक है दिवालिया होने के लिए कोर्ट द्वारा निस्तारक बैठाया गया है, रिसीवर बैठाया गया है, उसको जो पारिश्रमिक दिया जाएगा वो कहाँ पर लिखते हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं उसमें लिस्ट ए और लिस्ट सी का जो अमाउंट लाइबिलिटी अनसिक्योर्ड वाली टोटल हो जाती है, तो जितनी असेट्स अवेलेबल होती है उसको माइनस करके हम डेफिशिएंसी अकाउंट निकाल देते हैं। तो जो असेट्स का सरप्लस है यानी कि जो लेनदारों का भुगतान करने के लिए लिस्ट ए और सी के भुगतान करने के लिए जो रकम बचती है उसमें से हम रेम्यूनरेशन पेड टू रिसीवर या लिक्विडेटर को माइनस कर देते हैं। तब उसके बाद जो है जितने लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं उससे भाग दे करके हम निकालते हैं कि एक क्रेडिटर्स को, एक लेनदार को रुपए में कितने पैसे मिलेगा। तो ये अमाउंट जो है रिसीव रेम्यूनरेशन पेड टू लिक्विडेटर को हम नहीं लिखते हैं। कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी नहीं लिखते हैं, न तो डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखते हैं। बल्कि इसके लिए हमने नोट के रूप में लिखा है कि अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स इन ए रुपी, यानी कि लेनदारों के 1 रुपये में कितने पैसे प्राप्त होंगे, इक्वल टू असेट्स अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए जो उपलब्ध है उसमें से आप घटाएंगे क्या घटाएंगे, रेम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर्स माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, लिस्ट ए का जो टोटल है और जो लिस्ट सी में जितना लेनदार इनके बच गए थे, यानी जो मॉर्गेज रखने के बाद जो बचा हुआ है लोन अमाउंट को दोनों जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, जो असेट्स अवेलेबल है उसमें रेम्यूनरेशन पेड को घटा करके माइनस करके। तो ये 1 रुपये में कितने पैसे मिलेंगे लेनदारों को। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वीडियो इस पर इंसॉल्वेंसी अकाउंट का पार्ट 2 है।